नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश कसाना आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी 360 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने इस जूनियर अकाउंटेंट के लिए नए नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें जनरल एवं सहायक बही से संबंधित 21 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। जिसमें जनरल एवं सहायक बही से संबंधित क्वेश्चनों को मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन को अपन चलते हुए सोल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं, अपन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, रोकड़ में खरीदे गए माल को अभिलिखित किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जिस माल को अपन कैश में खरीद रहे हैं, रोकड़ दे के खरीद रहे हैं, तो उस माल को किस बही में, पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा। बताइए दोस्तों, रोकड़ क्रय पुस्तक में, रोकड़ बही में, क्रय वापसी पुस्तक में या विक्रय पुस्तक में। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। रोकड़ में खरीदे गए माल को अभिलिखित किया जाएगा रोकड़ बही में। क्योंकि दोस्तों, अपन जिस भी माल को या फर्नीचर को, किसी भी संपत्ति को रोकड़ में खरीद रहे हैं, तो उसका इंद्राज हमेशा रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन भले ही हो, अगर रोकड़ में उसका भुगतान कर रहे हैं या रोकड़ में प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका इंद्राज हमेशा रोकड़ बही में होगा। इसके सभी ऑप्शनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्रय पुस्तक है, इसमें समस्त माल के जिस व्यवसायी जिस वस्तु से संबंधित प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा है, या अपन माल कहें तो माल से संबंधित जो उधार लेन देन होंगे, जैसे उधार लेन देन में भी यही आता है कि अपन जो उधार माल खरीद रहे हैं, सिर्फ माल का, ये नहीं कि संपत्ति का, जो उधार माल खरीद रहे हैं, तो उसका लेखा क्रय पुस्तक में किया जाएगा। विक्रय पुस्तक में केवल उधार माल के विक्रय का लेखा विक्रय पुस्तक में किया जाएगा। रोकड़ बही में समस्त जो नगद लेन देन या रोकड़ी लेन देन किए जाते हैं, उसका लेखा किया जाएगा। क्रय वापसी पुस्तक में अपनी फर्म ने जो उधार माल क्रय किया है, उसका अगर अपन किसी भी गलती से वापस करते हैं, माल में शिकायत हो सकती है, माल की पैकिंग में शिकायत हो सकती है, डिस्काउंट में दिक्कत परेशानी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसका लेखा अपन क्रय वापसी पुस्तक में करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, रोकड़ बही में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रोकड़ बही रखने का मुख्य उद्देश्य है। रोकड़ बही रखने का मुख्य उद्देश्य है व्यापार का रोकड़ी क्रय मूल्य ज्ञात करना, माल की नगद बिक्री ज्ञात करना, व्यापार द्वारा किए गए नगद आहरणों की राशि ज्ञात करना, व्यापार का रोकड़ व बैंक शेष ज्ञात करना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। माल की नगद बिक्री ज्ञात करना बिल्कुल नहीं होगा। रोकड़ी क्रय मूल्य ज्ञात करना, व्यापार का रोकड़ी क्रय मूल्य से ज्ञात नहीं होता है। व्यापार द्वारा किए गए आहरणों का बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। रोकड़ बही रखने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि व्यापार के पास कितना रोकड़ फिलहाल में है, कितना बैंक शेष है, कितना रोकड़ आ रहा है, कितना रोकड़ जा रहा है। तो रोकड़ बही का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, रोकड़ व बैंक शेष मालूम करना। उसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। साधारण रोकड़ बही का शेष होता है। बताइए दोस्तों, साधारण रोकड़ बही का शेष होता है सदैव डेबिट, सदैव क्रेडिट, कभी डेबिट हो सकता है, कभी क्रेडिट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, साधारण रोकड़ बही का शेष होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि रोकड़ बही में समस्त नगद लेन देनों का इंद्राज किया जाता है, और रोकड़ एक संपत्ति होती है, और संपत्ति खाते हमेशा डेबिट बैलेंस दर्शाते हैं, और रोकड़ बही का शेष हमेशा सदैव डेबिट होता है। रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही की बात कर रहे हैं, साधारण रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है। साधारण रोकड़ बही में एक ही कॉलम होता है जो रोकड़ का होता है। द्विस्तंभी रोकड़ बही भी होती है, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, जिसमें एक रोकड़ का होता है, दूसरा डिस्काउंट का होता है। 3 स्तंभी रोकड़ बही भी होती है, जिसमें एक रोकड़ का होता है, दूसरा डिस्काउंट का होता है, और तीसरा कॉलम बैंक का होता है। तो साधारण रोकड़ बही में एक ही कॉलम होता है रोकड़, और रोकड़ अपने जेब में जितने रोकड़ है उससे ज़्यादा अपन भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो साधारण रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है, हमेशा डेबिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैंक खाने वाली रोकड़ बही में कौन से खाते का क्रेडिट शेष अधिक हो सकता है। बैंक खाने वाली रोकड़ बही में कौन से खाते का क्रेडिट शेष अधिक हो सकता है। बताएं दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि रोकड़ खाने का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है, कभी भी।
रोकड़ खाने का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। आँख मीच के आप उत्तर दीजिएगा। बट्टे खाने का भी क्रेडिट शेष नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अपन खर्चा है अपने लिए, इसका क्रेडिट शेष नहीं होगा। नियम होता है जो समस्त व्यय और हानियों का डेबिट करते हैं तो उनका भी डेबिट शेष होता है। बैंक खाने का क्रेडिट शेष, बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो सकता है, क्योंकि व्यापारी चालू खाता रखता है, उसमें अपनी जो जितनी नगद राशि है उससे अधिक राशि का वो ड्राइंग कर सकता है, मतलब उससे राशि निकलवा सकता है बैंक से। वो इसलिए निकलवा सकता है कि जो अपने खाते में जितनी जमा राशि है उससे अधिक राशि जो निकलवाते हैं उसको अपन बैंक अधिविकर्ष के नाम से बोलते हैं। तो बैंक खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय में छोटे छोटे खर्चों के भुगतान के लिए रखी जाती हैं। बताइए दोस्तों, व्यवसाय में छोटे छोटे खर्चों के भुगतान के लिए कौन सी रोकड़ बही रखी जाती है? साधारण रोकड़ बही, बैंक खाने वाली रोकड़ बही, रोजनामचा, लघु रोकड़ बही। बताइए दोस्तों, व्यवसाय में छोटे छोटे खर्चों के लिए जो बही रखी जाती है उसे अपन किस नाम से जाना जाता है? बैंक खाने वाली रोकड़ बही में 3 कॉलम होते हैं, उसमें रोकड़ का होता है, डिस्काउंट का होता है और बैंक का होता है। साधारण रोकड़ बही मैंने अपन ने चर्चा करी। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो भुगतान के लिए जो पुस्तक रखी जाती है, बही रखी जाती है, वो कौन सी है? लघु रोकड़ बही। इसमें जो लघु रोकड़ियाँ हैं वो लघु रोकड़ बही में बैलेंस लेने के लिए मुख्य रोकड़िया से अग्रिम राशि प्राप्त करता है और उन छोटे मोटे खर्चों का सभी का उसमें इंदराज करता है। लघु रोकड़ बही अग्रदाय पद्धति प्रणाली पे आधारित है, क्योंकि इसमें बैलेंस जैसे 500 रुपये मुख्य रोकड़िया से लिए, उसमें 250-300 रुपये खर्च हो गए, तो जैसे ही समाप्त होता है वित्तीय वर्ष तो उसमें जितनी राशि खर्च हुई उतनी राशि मुख्य रोकड़िया से पुनः प्राप्त कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लघु रोकड़ बही। क्रय बही में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्रय बही में लेखा किया जाता है। बताइए दोस्तों, क्रय बही में लेखा किया जाता है माल के उधार क्रय का, माल के उधार व नगद क्रय का, संपत्ति के उधार क्रय का, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी जो प्रथम क्वेश्चन की अपन चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको क्रय बहियों के विक्रय बही के बारे में स्पष्ट बताया था कि क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का लेखा किया जाएगा। कौन से क्रय का? उधार क्रय का। क्रय बही आ गई तो आप ये समझिए कि क्रय बही में माल के सिर्फ कौन से क्रय का? उधार क्रय का। नगद अगर क्रय कर रहे हैं अपन माल का तो उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा, लेकिन अगर माल का अपन उधार क्रय कर रहे हैं तो उसका लेखा किस में किया जाएगा? माल के उधार क्रय का लेखा क्रय बही में किया जाएगा। दोस्तों, अगर अपन ने जो माल उधार खरीदा उसको अपन वापस कर रहे हैं तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाएगा। क्रय वापसी बही में उसी व्यवहार का लेखा किया जाएगा जो माल अपन ने उधार में खरीदा था। यदि अपन ने माल नगद में खरीदा था, उस माल को अपन वापस कर रहे हैं तो उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा। ध्यान रहे, अगर माल उधार खरीद रहे हैं उसको अपन वापस कर रहे हैं तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाएगा, और नगद खरीद रहे हैं फिर वापस कर रहे हैं तो उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के व्यवसायी द्वारा फर्नीचर उधार खरीदने का लेखा किया जाएगा। दोस्तों बताइए, फर्नीचर के व्यवसायी द्वारा फर्नीचर उधार खरीदने का लेखा किया जाएगा रोकड़ बही में, क्रय बही में। फर्नीचर के व्यवसायी द्वारा उधार खरीदने पर, मतलब रोकड़ बही का तो कोई मतलब नहीं, उधार लेन देन रोकड़ बही में नहीं आते हैं। क्रय बही में, मुख्य जनरल में। अब देखो दोस्तों, फर्नीचर का व्यवसायी है, उसके लिए फर्नीचर हमेशा माल होगा। यदि वो कपड़े का व्यापारी होता तो फर्नीचर उसके लिए संपत्ति होता। कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा संपत्ति माल रहेगा, फर्नीचर के व्यवसाय के लिए फर्नीचर हमेशा माल रहेगा। उसने फर्नीचर क्या किस बेसिस पे खरीदे हैं? कैश बेसिस पे नहीं होके उधार खरीदा है उसने। तो दोस्तों, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट ईआर टू XYZ। जिस भी फर्म से अपन ने उधार खरीदा तो इसका लेखा किस बही में किया जाएगा? क्रय बही में दोस्तों, क्योंकि अपन ने माल उधार खरीदा है तो उधार खरीदे गए माल का लेखा क्रय बही में किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। खुदरा रोकड़ का शेष क्या होता है? बताइए दोस्तों, खुदरा रोकड़ का शेष क्या होता है? अभी दोस्तों मैंने बताया कि खुदरा रोकड़ बही अग्रदाय प्रणाली पर चलती है। उसमें वर्ष के शुरुआत में जो खुदरा रोकड़िया होता है वह मुख्य रोकड़िया से
अग्रिम रूप से एक राशि ले लेता है, वो कुछ भी हो सकती है, व्यवसाय के रूप को देखते हुए, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये। वर्ष पर्यंत छोटे छोटे खर्चों का वो भुगतान करता रहता है। वर्ष के दौरान जितने भी खर्चे हुए उनका योग लगा के जितने खर्चे हुए वो उसका योग मुख्य रोकड़िया से वो दोबारा लेता है और अगले वित्तीय वर्ष का प्रारंभ करता है। तो खुदरा रोकड़ का शेष हमेशा क्या बताएगा अपने को, एक संपत्ति। ठीक है दोस्तों, माल आग से नष्ट हो गया, इसका लेखा कौन सी बही में किया जाएगा? माल आग से नष्ट हो गया, तो माल जैसे आग से नष्ट हो गया, दान में दे दिया या फ्री नमूना के रूप में बांट दिया गया, तो इन सभी व्यवहारों का लेखा किस पुस्तक में किया जाएगा दोस्तों? मुख्य जनरल में। क्रय बही में मात्र और मात्र जो माल अपन ने उधार खरीदा उसका लेखा होगा। क्रय वापसी बही में जो माल अपन ने उधार में खरीदा और उसको अपन वापस कर रहे हैं, किसी भी कारणवश उधार खरीदे के माल को अपन वापस कर रहे हैं, तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में होगा। यदि नगद से संबंधित कोई लेन देन हो रहा है तो उसका लेखा किस में होगा? रोकड़ बही में। यदि माल आग से नष्ट हो गया, चोरी हो गया या अपने दान में दे दिया या फ्री नमूनों के रूप में वितरित कर दिया, तो उसका लेखा किस में होगा दोस्तों? मुख्य जनरल में। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खातों को संतुलित रखने का अर्थ है। खातों को संतुलित रखने का अर्थ है दोस्तों, बताइए अपना ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? यदि हमारा जो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, तो यदि आपको पसंद आ रहा है तो किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुँचाएँ, क्योंकि अपना चैनल कॉमर्स जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को देखते हुए मैंने शुरुआत की है। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक अगर अपना कंटेंट पहुँचे तो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, हमारा कंटेंट आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो घर बैठे आप हमें धन्यवाद के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे क्वेश्चन पहुँचे और वो अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए इन MCQs के माध्यम से अपना प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। और आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें हिम्मत देगा और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए। इससे हम और नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अभी परीक्षा में लगभग 2 महीने का समय बाकी है। इसके लिए क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम और अधिक मेहनत कर सकें आपके साथ में मिलकर। तो चलिए दोस्तों, खातों को संतुलित रखने का अर्थ है नाम पक्ष का योग, जमा पक्ष का योग, नाम व जमा पक्ष के योग की अंतर की गणना। देखिए दोस्तों, संतुलित रखने का मतलब डेबिट बैलेंस है खातों या क्रेडिट बैलेंस है। यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक है और क्रेडिट पक्ष का योग कम है, तो इसका अपन कौन सा बैलेंस कहेंगे? इसको अपन डेबिट बैलेंस कहेंगे, कि जो पक्ष ज़्यादा रहेगा उसका बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, इसका रोकड़ बही में लेखा किया जाएगा। 20,000 रुपये का माल है, 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, इसका लेखा रोकड़ बही में कौन सी राशि से किया जाएगा और किस पक्ष पर किया जाएगा? दोस्तों, कौन सी छूट है? व्यापारिक छूट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर व्यापारिक छूट का उल्लेख क्वेश्चन में दे रखा है तो ध्यान रहे दोस्तों, व्यापारिक छूट का लेखा कहीं भी नहीं किया जाएगा। व्यापारिक छूट व्यापारी के द्वारा इसलिए दी जाती है कि ग्राहक अधिक से अधिक मात्रा में व्यापार से सामान का क्रय कर सके। ग्राहक को अभिप्रेरित किया जाता है या छूट के माध्यम से उसको और अधिक मात्रा में सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यवसाय की बिक्री बढ़ाना, साथ में अगर यदि बिक्री बढ़ेगी तो व्यवसाय में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ की मात्रा बढ़ेगी। तो इसलिए व्यापारिक छूट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाता है। 20,000 का अपने माल खरीदा है, 10% व्यापारिक छूट दी है, तो अपने को भुगतान करना पड़ेगा। 20,000 का 10% 2,000 रुपये होता है, तो अपने को भुगतान करना पड़ेगा 18,000 रुपये। तो रोकड़ बही के कौन से पक्ष में लेखा किया जाएगा? तो अपने एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू कैश। तो रोकड़ बही के अपना कैश डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट पक्ष में 18,000 रुपये से एंट्री की जाएगी। कितने रुपये से? 18,000 रुपये से क्रेडिट पक्ष में इसका लेखा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे परचेज अकाउंट DR टू कैश हो गया, तो रोकड़ बही इसमें क्रेडिट हो रही है, तो रोकड़ बही के रोकड़ बही के क्रेडिट साइड में इसको दिखाया जाएगा बाई परचेज अकाउंट DR से।
18,000 रुपये से इसको क्रेडिट किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने का देय किराया, मार्च महीने का, इसको ध्यान से देखना है अपने को, मार्च महीने का देय किराया रोकड़ बही के किस पक्ष में प्रविष्टि की जाएगी। दोस्तों ये टाइपिंग एरर है। मार्च के महीने का देय किराया रोकड़ बही के किस पक्ष में प्रविष्ट किया जाएगा, मतलब मार्च में खाते बंद हो रहे हैं और मार्च के महीने का किराया बाकी है। देय का मतलब बाकी है, अपन ने अभी भुगतान नहीं किया है, तो नगद प्राप्ति पक्ष, नगद का इसमें लेन देन नहीं है, नगद भुगतान पक्ष इसमें भी नहीं आएगा। और विपरीत प्रविष्टि ये भी नहीं है। विपरीत प्रविष्टि का मतलब अपन ने या तो कार्यालय व्यय हेतु बैंक से राशि का आहरण किया है, या कार्यालय में नगद रखी हुई राशि को अपन बैंक में जब जमा कराते हैं तो उसमें विपरीत लेखा किया जाता है रोकड़ बही में। मार्च के महीने का देय किराया, देय से संबंधित बाकी है, तो इसका लेखा किसमें किया जाएगा दोस्तों, मुख्य जनरल में। मुख्य जनरल जिसे आप प्रमुख रोजनामचा के नाम से जानते हैं, जो भी बाकी है किराया या देय है या अदेय है, उसका लेखा अपन किसमें करेंगे, मुख्य जनरल में, जिसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रोकड़ बही में बैंक खाने का जमा शेष होता है, रोकड़ बही में बैंक खाने का जमा शेष होता है, बताइए दोस्तों। रोकड़ बही में बैंक खाने का जमा शेष होता है। बैंक में जमा रोकड़, अगर बैंक में रोकड़ जमा कराई गई है तो रोकड़ बही में बैंक खाने का जमा शेष के बजाय नाम शेष बताएगा, डेबिट बैलेंस बताएगा दोस्तों। इसलिए बैंक में जमा रोकड़ तो नहीं होगी क्योंकि जमा शेष बोल रहा है। बैंक से कार्यालय व्यय है तो निकाली गई राशि, दोस्तों ये भी नहीं होगी। इसमें विपरीत प्रविष्टि, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की थी कि बैंक से कार्यालय व्यय तो निकाली गई अगर राशि हो रही है तो विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। जैसे यदि राशि निकाल रहे हैं तो कैश अकाउंट या टू बैंक, यदि अपन राशि को जो कार्यालय में रखी गई है उसको अपन बैंक में जमा करवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट या टू कैश, इसे अपन कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे विपरीत प्रविष्टि कहा जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो बैंक में जमा से अधिक निकाली गई रोकड़ है, ये है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, से कि बैंक में अपनी जो जमा राशि थी उससे अधिक अपने राशि निकाल ली, उसको अपन बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते थे बैंक अधिविकर्ष। क्योंकि जितनी राशि अपनी जमा थी उससे अधिक राशि अपने बैंक से निकाली है तो वो जमा शेष प्रदर्शित करेगा बैंक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 2,000 रुपये का माल दान में दिया गया है, कितने रुपए का माल, 2,000 रुपये का माल दान में दिया गया है, प्रविष्टि होगी, बताइए दोस्तों इसका। मैंने क्रय पुस्तक में नहीं दोस्तों, क्रय पुस्तक में मात्र जो माल उधार क्रय किया गया है उसका लेखा होगा। रोकड़ पुस्तक में नगद से संबंधित लेन देन है ये तो रोकड़ पुस्तक में होगा, ये तो दान में दिया गया है। विक्रय पुस्तक में जो माल का उधार विक्रय किया गया उसका लेखा होगा, तो दान में दिया गया, आग से जल गया, फ्री सैंपल के रूप में बांटा गया, स्वामी ने आहरण कर लिया, तो इसका लेखा किस में होगा दोस्तों, मुख्य जनरल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की मदों से खाता बही में संबंधित खाते के कौन से पक्ष में खतौनी की जाती है, बताइए दोस्तों। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की मदों से खाता बही में संबंधित खाते के कौन से पक्ष में खतौनी की जाती है। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में कौन से जैसे होगा, जैसे कैश अपन ने माल परचेज किया नगद में, तो एंट्री क्या रहेगी, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, क्या रहेगी दोस्तों, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर अपन ने माल बेचा तो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, तो ये एंट्री किस पक्ष में जाएगी, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट के नाम से डेबिट पक्ष में जाएगी। लेकिन डेबिट पक्ष में तो गई एंट्री, लेकिन डेबिट पक्ष में जाने के बाद उन मदों से खाता बही में संबंधित खाते के किस पक्ष में खतौनी की जाएगी, तो ये कौन से पक्ष में खतौनी की जाएगी, क्रेडिट पक्ष में। अगर क्वेश्चन में आता है कि रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष की मदों से खाता बही में कौन से पक्ष में खतौनी की जाएगी, तो वो कौन सा था, डेबिट पक्ष। यहाँ क्रेडिट डेबिट होता तो क्रेडिट, या अगर यहाँ क्रेडिट पक्ष की मदों से अगर खाता बही में खतौनी कर दे तो डेबिट पक्ष। यहाँ पे डेबिट पक्ष है तो कौन से खाते में खतौनी की जाएगी, क्रेडिट पक्ष में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास इसका कंटेंट पहुंच सके। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। जो सरल क्वेश्चन थे मैंने उनको स्किप किया है, जो क्वेश्चन एग्जाम व्यू की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है
और एग्ज़ाम में, कॉमर्स के एग्ज़ाम में विशेषकर जो अदर पीएससी हैं उनमें भी आते रहते हैं, या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ताकि आपके डाउट दूर हो सकें। परीक्षा से पहले आप अपनी पूर्ण रूप से तैयार होकर परीक्षा में बैठें और धैर्य रखें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपना नया चैनल है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट विद्यार्थियों को बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 कि व्यवसाय के स्वामी ने अपने पुत्र की फीस हेतु 500 रुपये का चेक दिया, तो उक्त व्यवहार का लेखा होगा। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। पुत्र की फीस हेतु 500 रुपये का चेक, मतलब इसने आहरण किया है कहीं ना कहीं। अपने को कोई मतलब नहीं है पुत्र की फीस भर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसने सीधा सा अर्थ निकल रहा है आहरण किया है, और उसमें 500 रुपये का चेक दिया, इसका मतलब बैंक से संबंधित लेन देन ये हो गया। तो अपनी जो एंट्री रहेगी, लेखा प्रविष्टि रहेगी कि ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। आहरण खाते को अपन डेबिट करेंगे और बैंक खाते को अपन क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अपन ने चेक दिया है तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। तो अपन इसका राइट आंसर क्या होगा, बैंक खाने के क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, तो बैंक खाता इसमें क्रेडिट हो रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। रोकड़ बही प्रदर्शित करती है, रोकड़ बही प्रदर्शित करती है, बताइए दोस्तों रोकड़ बही कौन सा बैलेंस प्रदर्शित करती है, कौन सी जो प्रविष्टियां हैं उनका प्रदर्शन करती है कि कौन कौन सी प्रविष्टियों का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। सभी रोकड़ प्राप्तियां बिल्कुल उसमें आती हैं, सभी रोकड़ प्राप्तियां, सभी रोकड़ भुगतान भी रोकड़ बही में आते हैं, सभी रोकड़ प्राप्तियां एवं भुगतान, माल के नगद एवं उधार करें, नगद तो बिल्कुल आएगा लेकिन उधार विक्रय इसमें नहीं आएगा। तो सभी रोकड़ प्राप्तियां भुगतान हो रोकड़ बही प्रदर्शित करते हैं। किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदें, माल खरीदें, उसको बेचें, तो रोकड़ बही में जो नगद लेन देन हो रहे हैं उनका सभी का समावेश रोकड़ बही में किया जाता है। दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। विपरीत प्रविष्टि केवल तब की जाती है, 2 खाने वाली रोकड़ बही बनाई जाती है, 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाई जाती है, सरल रोकड़ बही बनाई जाती है। सरल में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें विपरीत प्रविष्टि उसी रोकड़ बही में की जाएगी जिसमें रोकड़ का भी कॉलम हो और बैंक का भी कॉलम हो। 2 खाने वाली रोकड़ बही में एक रोकड़ का कॉलम होता है और दूसरा डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो इसके लिए अपने को 3 खाने वाली रोकड़ बही चाहिए जिसमें बैंक का भी कॉलम हो, रोकड़ का भी हो और डिस्काउंट का भी हो। तो विपरीत प्रविष्टि केवल तब की जाएगी जब 3 खाने वाली रोकड़ बही हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। जब किसी लेन देन के दोनों पहलुओं की खतौनी रोकड़ बही में की जाती है तो ऐसी लेखा को क्या कहा जाता है। ड्यू लेखा नहीं, डेबिट लेखा नहीं, क्रेडिट लेखा नहीं, विपरीत लेखा कहा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से अपन जानते हैं। जब किसी लेन देन के दोनों पहलुओं की खतौनी रोकड़ बही में की जाती है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं अपन, विपरीत लेखा। एक एंट्री से दूसरी एंट्री अपने आप समाप्त, उनकी खाता बही में खतौनी नहीं की जाती है। जैसे कैश, अपने को कार्यालय वे हेतु राशि की आवश्यकता हुई तो अपन ने कैश निकाला, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, रोकड़ बही में टू बैंक एंट्री करके डेबिट पक्ष में टू बैंक कर देंगे और राशि रोकड़ बही रोकड़ खाने वाली लिख देंगे, और कैश अकाउंट DR टू बैंक, और बैंक जो कॉलम है इसमें बाई कैश कर देंगे, बाई बैंक कर देंगे, और कॉलम जो है रोकड़ वाले खाने में लिख देंगे। तो ये कौन सी प्रविष्टि होगी दोस्तों, विपरीत लेखा। तो अपन कौन सी प्रविष्टि कहेंगे इसको, विपरीत लेखा प्रविष्टि, जिसे अपन कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। व्यवसाय का दायित्व है, व्यवसाय का दायित्व है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को। व्यवसाय के दायित्व की अपने को पहचान करनी है, बताइए दोस्तों। रोकड़ बही के बैंक खाने का डेबिट शेष मतलब हमेशा संपत्ति हो गया। कौन सा हो गया, संपत्ति। क्या पूछ रहा है अपने को, दायित्व। रोकड़ बही के बैंक खाने का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमेशा व्यवसाय के लिए क्या होता है, दायित्व। रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेष तब दर्शाएगा बैंक खाने का क्रेडिट शेष कि अपन अपने बैंक में जमा राशि से अधिक राशि का अपन ने विड्रॉ कर लिया है, तो वो कौन सा बैलेंस रहेगा दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस। और बैंक का, रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट बैलेंस हमेशा व्यवसाय के लिए क्या होता है, दायित्व। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अंतिम क्वेश्चन है ये। विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है, विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है ग्राहक द्वारा माल लौटाने पर नकद विक्रय का, उधार विक्रय किए गए माल का लेखा करने पर उधार विक्रय का। विक्रय वापसी बही में कौन सा लेखा किया जाता है, ग्राहक द्वारा माल लौटाने पर। इसमें अपने को ये पता नहीं है
कि माल अपन ने नगद बेचा था या उधार बेचा था। थोड़ा आगे करते हैं इसको। तो इसमें उधार विक्रय की गई माल की वापसी का लेखा है। विक्रय वापसी बही में कौन सा लेखा किया जाएगा? उधार विक्रय की गई माल की वापसी का। जो माल अपन ने उधार बेचा था उसकी वापसी हो रही है तो उसका लेखा अपन विक्रय वापसी बही में करेंगे। यदि माल अपन ने नगद में बेचा था और उस माल की वापसी अपने को हो रही है तो उसका लेखा अपन रोकड़ बही में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।